नमस्कार, 8 की ताजा खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की छिंदवाड़ा से आ रही एक बड़ी खबर से। दरअसल छिंदवाड़ा में कमलनाथ और कांग्रेस को एक और झटका लगने वाला है। जानकारी मिल रही है कि कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। कमलनाथ के समर्थक कमल के साथ होंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में और संभव है कि आज ये औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। दीपक सक्सेना अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ले सकते हैं और दीपक सक्सेना कुछ दिन पहले ही जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था और दीपक सक्सेना के बेटे पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे दीपक सक्सेना। जो कमलनाथ के समर्थक थे अब वो कमल के समर्थक हो जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और एक और नाम कुछ और समर्थकों के साथ इस सूची में शामिल हो जाएगा जिन लोगों ने इस टाइम पीरियड के दौरान यानी इस लोकसभा चुनाव के पहले ठीक पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। तक कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया है और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, उनसे अपडेट ले लेते हैं। वासु, आज का दिन उस लिस्ट के लिए एक और नाम जुड़ जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जो कमलनाथ के करीबी थे अब वो कमल के समर्थक हो जाएंगे। बिल्कुल आशीष, देखिए जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, पूरे प्रदेश को तो छोड़ दीजिए, आप छिंदवाड़ा का ही सूरत हाल देख लीजिए जिसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। जब कांग्रेस प्रदेश भर में 163 सीटों पर चुनाव हार जाती है तब भी छिंदवाड़ा की 8 सीटें यानी कि छिंदवाड़ा की लोकसभा में 8 सीटें आती है, 7 सीटें आती हैं, वहां पर कांग्रेस नहीं हारती है, वहां पर कांग्रेस जीतने का काम करती है। वहां पर मेयर कांग्रेस का जीतता है, वहां पर सांसद कांग्रेस का जीतता है, लेकिन अब वहां पर भी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं वो बदलती हुई नजर आ रही हैं। कमलनाथ के गढ़, कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी ने बड़ी सेंध लगा दी है। पहले तो मौजूदा विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद विक्रम आहाके जो छिंदवाड़ा के मेयर हैं वो शामिल हुए और अब दीपक सक्सेना, जो अगर कांग्रेस में कमलनाथ के सबसे करीबी नेताओं में किसी का नाम पहले नंबर पर शुमार होता है तो वो दीपक सक्सेना का नाम आता है। 2018 में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो उनके लिए अपनी सीट छोड़ने का काम भी दीपक सक्सेना ने किया था। दीपक सक्सेना की सीट पर ही कमलनाथ उपचुनाव जीते थे और फिर उन्होंने अपना विधानसभा का टेन्योर जो है वो शुरू किया था। अब ऐसा शख्स, इतना करीबी शख्स अगर बीजेपी में जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को वहां पर बड़ा झटका लगेगा और वो भी चुनावों के बिल्कुल एंड पहले। ऐसा नहीं है कि दीपक सक्सेना की मान मनौवल नहीं हुई, उनसे बात करने की कोशिश नहीं की गई, भरपूर कोशिश की गई। खुद कमलनाथ, नकुलनाथ सब ने बातचीत की, उन्हें अपना पारिवारिक सदस्य भी बताया, तमाम रिश्ते नाते भी गिनवाए, लेकिन इस सबसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। स्थिति जस की तस बनी हुई है और जो संकेत मिल रहे हैं, जो खबरें मिल रही हैं, जो जानकारी मिल रही है वो यही कहती है कि अब दीपक सक्सेना कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि भाजपा के साथ नजर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती ये छिंदवाड़ा में कहीं ना कहीं नजर आएगी और देखना होगा कि कमलनाथ इस बार अपने गढ़ को कैसे बचा पाते हैं। नकुलनाथ पिछला चुनाव भी बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं जीते थे, लेकिन इस बार चुनौतियां जो हैं वो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। देखना होगा कितना बेहतर कांग्रेस करती है और छिंदवाड़ा और उससे भी ज्यादा ये साख का विषय है वासु, और उससे भी ज्यादा साख का विषय है खुद कमलनाथ के लिए, खुद नकुलनाथ के लिए। अब रहेगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेनी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर की जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में नामांकन का दूसरा चरण पूरा हो गया है और आखिरी दिन 56 प्रत्याशियों ने अपने नॉमिनेशन को फाइल किया। दूसरे चरण में कुल 109 उम्मीदवार पर्चा भर रहे हैं और 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है, 4 जून को मतगणना होगी और 56 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है और 8 अप्रैल तक नाम वापसी हो सकेगी। और दूसरे चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जो आगे होनी है उस पर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नामांकन के दूसरे चरण का कार्य पूरा हो गया है और दूसरे चरण में कुल 109 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरे चरण के चुनाव के लिए 95 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद सीट से किया गया है। 52 प्रत्याशियों ने 95 नामांकन जमा किए हैं। महासमुंद में सबसे ज्यादा 43 नामांकन दाखिल किए गए। राजनांदगांव में जमा हुए कुल 32 नामांकन। कांकेर में 10 प्रत्याशियों ने 20 नामांकन जमा किए हैं। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है और 19 को पहले चरण के लिए मतदान होना है। तो ऐसे में ये जो नामांकन की प्रक्रिया है दरअसल दूसरे चरण के लिए संपन्न हुई है और आज जो स्क्रूटनी का काम होगा और 8 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे दूसरे चरण के लिए। और चलिए, नामांकन का जो ये दूसरे चरण का दौर है संपन्न हो चुका है। आगे की कुछ औपचारिकताएं और क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर स्थितियां जानने के लिए चलेंगे भोपाल। हमारे सहयोगी वासु चौरे और रायपुर से युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, पहले आपके पास आते हैं। नॉमिनेशन के सेकंड फेज इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। किस तरह का रहा ये पूरा दिन, जो आखिरी दिन नॉमिनेशन के लिए? अमूमन ज्यादातर कैंडिडेट्स आखिरी ही दिन नॉमिनेशन फाइल करते हैं। बिल्कुल, देखिए ताकत झोंक रहे हैं आशीष दोनों ही दल के कैंडिडेट्स, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों। और दूसरे चरण के मतदान के लिए जिस तरीके से प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का कल आखिरी दिन था, नॉमिनेशन फाइल करने का कल आखिरी दिन था, तो कुल 109 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में उतरेंगे दूसरे चरण के चुनाव में, जो 26 अप्रैल को होना है। और आप देखिए तो वोटिंग में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया। कुल मिलाकर 20 दिन मिलेंगे लगभग आज से, अगर आप देखें तो प्रत्याशियों को दूसरे चरण की तैयारी करने के लिए। और मध्य प्रदेश में जो लोकसभा का क्षेत्र होता है उसमें करीब 8 विधानसभाएं आती हैं। 16 से 20 लाख तक वोटर्स एक लोकसभा क्षेत्र में होते हैं। तो इतने बड़े एरिया को कवर करना, इतने सारे वोटर्स तक पहुंचना, ये कहीं ना कहीं चुनौती रहने वाला है। और ऊपर से प्रचंड गर्मी का जो कहर है वो भी देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। तो इन सब चुनौतियों के बीच अब असली परीक्षा होगी प्रत्याशियों की, क्योंकि तूफानी दौरे चलेंगे, प्रचार प्रसार के लंबे कार्यक्रम चलेंगे। तमाम दिग्गज नेता जो हैं हमने देखा, चाहे बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों, बीजेपी के लिए प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा हों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हों, प्रभारी बाबा जितेंद्र सिंह हो या अन्य नेताओं, ये सभी नेता नॉमिनेशंस में पहुंचे। वहां पे कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया, रैलियां की, महासभा की। बीजेपी से भी इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आई। रोजाना ये बड़े नेता जो हैं अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां पे जाके पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो अधिकृत उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में रैलियां कर रहे हैं, नामांकन में खुद शामिल हो रहे हैं, ताकि कार्यकर्ताओं का, प्रत्याशियों का मोरल बूस्ट हो सके। और इन्हीं सभी स्थितियों में कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर परिणाम आए। जी, स्वाभाविक है। और रायपुर में क्या है सूरत हाल, कैसा रहा युगल बीता दिन, जो कि नॉमिनेशन के लिए सेकंड फेज के इलेक्शन के लिए रहा? कैंडिडेट्स का क्या कुछ अभी रवैया है, क्या उनकी स्थिति है ग्राउंड जीरो पर? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान पर हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस भी अपनी ताकत झोंक चुकी है। और इसके अलावा चूँकि बीजेपी अभी सत्ता में है, तो सत्ता में रहते हुए वैसे भी बीजेपी लगातार कह रही है कि 11 की 11 सीट वो जीतेंगे और एक 11 कमल फूल है वो तोहफा प्रधानमंत्री को देंगे। तो ताकत दोनों ओर से जोर आजमाइश है वो जारी है। और इस बीच जो दूसरे चरण के जो नामांकन दाखिल हुए हैं, 52 कैंडिडेट ने 95 नामांकन दाखिल किया है। सबसे अधिक महासमुंद जो सीट पर 43 जो है आवेदन है वो जमा हुआ है। हालांकि अभी स्क्रूटनी होनी है और स्क्रूटनी होते ही प्रत्याशियों की संख्या बिल्कुल घट भी जाएगी। लेकिन अगर हम राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में काफ़ी हाई प्रोफाइल मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। कल खुद विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री वहां पर गए थे और बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार उन्होंने किया, रैली यहाँ की है। तो इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते तापमान के बीच चुनावी सरगर्मी है, चुनावी पारा है वो भी चढ़ा हुआ है। कोई भी जो दल है वो कोई को कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे भीषण गर्मी के बीच भी लगातार मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। और सबसे खास बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है बस्तर क्षेत्र में होगी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो आएंगे और कवर्धा पर भी प्रचार करेंगे। तो इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है अब स्टार प्रचारक हैं, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरी तरह से जोर आजमाइश करेंगे, ताकत लगाएंगे। इस समय का जो चुनावी मुकाबला है दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी जो दिग्गज नेता
मैदान पर हैं। चाहे हम कोरबा की बात करें, कोरबा में जो पीसीसी जो चरण दास महंत है, सीएलपी लीडर, उनकी पत्नी वहां पर चुनाव लड़ रही है, सरोज पांडे हैं मैदान पर है। इसी तरह अगर हम बात करें राजनांदगांव में तो भूपेश बघेल मैदान पर है, संतोष पांडे मैदान पर है जो पूर्व सांसद है। बिल्कुल, और इस सेकंड फेज इलेक्शन के लिए हुए नॉमिनेशन में भी काफी कुछ दिखाई दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को कि आगे रास्ता कैसा हो सकता है। शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से एक दूसरे को दिखाने की कोशिश रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका, बहुत धन्यवाद वासु आपका भी इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली खबर महासमुंद से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की सुरक्षा में चूक हुई है। बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी का मोबाइल ही चोरी हो गया। नॉमिनेशन रैली के दौरान यह घटना घटित हुई है। मोबाइल ढूंढने में लगी साइबर सेल की टीम। आपको बता दें कि भीड़ भाड़ वाली ऐसी जगहों पर ये जो जेब तराश हैं काफी एक्टिव हो जाया करते हैं और बड़ी बड़ी रैलियों में बड़े बड़े लोगों के मोबाइल फोन वॉलेट्स गायब कर देते हैं। और अब सुरक्षा में चूक का ये मामला, आपको बता दें कि इससे पहले कई और जगह कई बड़े नेताओं की जेब पर जेब तराशी की गई है। सोमनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी सोमनाथ। ये जेब तराशी इन रैलियों में इन दिनों बढ़ गई है। बता दूं कि 3 अप्रैल को नामांकन रैली में शामिल होने के लिए महासमुंद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए थे। इसी दरमियान जब मुख्यमंत्री भाषण देने के लिए उठे तो उसी दरमियान रूप कुमारी चौधरी जो है उनके बगल में जाके खड़ी हुई थी और जब वापस आई तो उनका मोबाइल ही गायब था, जिसके बाद उन्होंने सिटी कोतवाली में इसकी शिकायत की। जैसे शिकायत मिली उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और साइबर सेल ने आनन फानन में इस मोबाइल का लोकेशन जो है वो तराशने की कोशिश की। तो लास्ट लोकेशन इसका आरंग पाया गया, लेकिन उसके बाद जो है उस मोबाइल का पता नहीं चल पाया है, जिसको ढूंढने में साइबर सेल जो है वो जुटी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो मंच है वो Z+ सिक्योरिटी में रहा। इसके बावजूद इस प्रकार की जो घटना घटित हुई है, इसको कहीं ना कहीं इसको बड़ी जो चूक है वो कही जा सकती है, क्योंकि इसमें कई VVIP जो है मंच में मौजूद थे। इसके बावजूद मोबाइल का चोरी होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है ये लापरवाही देखी गई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सोमनाथ आपका इस जानकारी के लिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता चरणदास महंत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में सभ्यता न हो, जिन लोगों में सुशीलता न हो, जिनमें नैतिकता का स्तर न हो, ऐसे लोगों से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ 140 करोड़ की जनता खड़ी है। ग्वालियर और मुरैना में अब तक कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं होना, सिंधिया ने कहा कि ये उनकी समस्या है। अवसर है भरत सिंह जी की कैंपेन की शुरुआत इस ऑफिस के उद्घाटन से होगी और कैंपेन की शुरुआत भी होगी और ग्वालियर की विकास और प्रगति की सफर जो पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2020 से डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में हमने संभव करवाया है। पंक्तियां भी कही, अटल जी की पंक्तियां भी, क्या कहा था? क्या कहा था सर? पूरा क्या मैंने कहा था? बादल छटेगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिलेगा। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव चुनौतियों से नहीं पनौतियों से है। ग्वालियर में चुनावी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भगदड़ के से हालात हैं। कल बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने का भी उन्होंने दावा किया। यानी आज का वो जिक्र कर रहे थे 5 अप्रैल, आज कई कांग्रेसी नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। गर्मी कहां से आएगी? भगदड़ के हालात है कांग्रेस में, भगदड़ के पके पकाए और बने बनाए विधायक जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, और परसों की 6 तारीख की और हमने संख्या बता दी है जब से कई लोगों को तो डिहाइड्रेशन हो गया।
मैंने तो राहुल बाबा से कहा था कि भगदड़ का मजा लेना है अपने ही देश में। कोरबा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत का और पुतला फूंककर विरोध जताया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिए गए बयान पर मोर्चा खोला है। पुतले को जूतों की माला पहनाई गई। सुभाष चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी देखने को मिला। और एक दुखद अपडेट ग्वालियर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में आया, जहां बताया जा रहा है कि 7 साल की मासूम कुसुम ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल 16 वर्षीय किशोरी का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है और 29 मार्च को सिंधिया नगर में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के बाद 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 5 घायलों में से 4 की मौत हो चुकी है। एक किशोरी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ग्वालियर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल जेल में मुलाकात के लिए वसूली से जुड़ी एक बड़ी खबर। वसूली करने वाला जेल प्रहरी निलंबित कर दिया गया। रुपए लेने वाले जेल प्रहरी सत्येंद्र हर्षना सस्पेंड कर दिए गए। मुलाकात कक्ष के बाहर का यह वीडियो वायरल हुआ था और जेल में मुलाकात के लिए अवैध वसूली का आरोप लगाया जा रहा है। जेल प्रहरी सत्येंद्र हर्षाना निलंबित कर दिए गए हैं। विभागीय जांच शुरू हो चुकी है और जेल में कैदियों से मिलने जा रहे लोगों से रुपए लेने की बात सामने आई थी और मुलाकात कक्ष के बाहर का वीडियो वायरल हो रहा है। सुशील हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, ये वीडियो जो सामने आया, एक्शन ले लिया गया इस पर आखिरकार? बिल्कुल सही बात। देखिए, ग्वालियर सेंट्रल जेल का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में एक मुलाकाती द्वारा जो है जेल प्रहरी के जरिए रिश्वत लेने की आरोप लगाया गया था और ये वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो को कल न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से चलाया और ये वीडियो में जो दावा किया गया था कि जेल प्रहरी मुलाकात के लिए आने वाले लोगों को अपने बंदी परिजन से मिलाने के लिए रुपया लेते हैं, इसमें बाकायदा कुछ लेते हुए भी एक सिपाही दिख रहा था। न्यूज़ 18 पर वीडियो चलने के बाद इसमें संज्ञान लिया है और सेंट्रल जेल के अधीक्षक विदित सरवैया ने इस वीडियो की तस्दीक के बाद जो इसमें जेल प्रहरी दिख रहा है सत्येंद्र हर्षाना, उसको प्रारंभिक तौर पर निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम था ये, जिसे न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद अब जो है प्रशासन ने इसमें एक्शन लिया है। जेल के अधीक्षक ने इस जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया और इस मामले की जांच भी की जा रही है और निश्चित तौर पर इस वीडियो को आधार बनाकर आगे जांच होगी और जो भी लोग इसे रिश्वतखोरी में या वसूली लिप्त होंगे जेल प्रहरी, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। और अब लिए चलते हैं धार, जहां पर भोजशाला के सर्वे का 15वां दिन है आज और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भोजशाला पहुंच चुकी है, जहां दोनों ही पक्षों के लोग सर्वे में शामिल हैं आज भी और सुरक्षा के भी व्यापक और पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि आज बृहस्पतिवार और शुक्रवार तक जो तैयारियां हैं वो अगले दिन के लिए हो जाती हैं और शुक्रवार का दिन है आज और नमाज होगी आज। इससे पहले 14वें दिन की जो सर्वे की पूरी प्रक्रिया वो पूरी की गई थी और आज 15वां दिन है। बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन मेहर से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन, आज 15वां दिन है, सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है, टीम पहुंच चुकी है और आज शुक्रवार भी है। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि भोजशाला का जो है लगातार सर्वे जो है वो किया जा रहा है। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद में एएसआई की टीम जो है भोजशाला के सर्वे में जुटी हुई है और आज का सर्वे जो है आज 15वें दिन का सर्वे है, जो कि सुबह से ही शुरू हो चुका है। एएसआई की टीम जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है और सर्वे अभी फिलहाल जारी है। इनके साथ में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी शामिल हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सर्वे जो है लगातार 15 दिनों से किया जा रहा है। इसका 15वां दिन है और एक भी दिन इस सर्वे को रोका नहीं गया है। जब से ये शुरू हुआ है तब से लगातार ये सर्वे जारी है और इसके तहत अंदर जो है खुदाई की जा रही है, मैपिंग की जा रही है, मेजरमेंट किया जा रहा है और इस प्रकार से ये सर्वे जो है चल रहा है।
कल सर्वे में एक बड़ी बात सामने आई थी कि भोजशाला के पिछले वाले हिस्से में 3 स्थानों पर जहाँ पर खुदाई की जा रही है वहाँ पर जो है एक फिगर बीम का जो है वो बेस मिला था और इसके साथ ही जो है उसके पास में सीढ़ियाँ भी मिली थी। तो इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि भोजशाला के नीचे हो सकता है कि एक तलघर और हो। तो हालांकि ये अभी खुदाई होगी और उसके बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन इस प्रकार से प्रारंभिक आकलन इस प्रकार से लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें तो आज जो है शुक्रवार भी है और शुक्रवार के चलते भोजशाला में नमाज भी होना है। तो आज जो है दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय जो है वो नमाजियों के लिए है, मुस्लिम समाज के लोगों के लिए है। बिल्कुल, और वे तैयारियों को यहाँ लेकर आगे स्थिति भविष्य क्या होगी आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए नवीन। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन के भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। खास बात यह कि इसमें हम वोटर का नाम, उसका पता भी आपको बताएंगे, संदेश सुनाएंगे। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत, देखते हैं वोटर बोलता है में मध्य प्रदेश के वोटर की आखिर क्या है राय। इस क्षेत्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो वर्तमान सांसद रही वो अपने लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण नहीं की, इससे लोग रुष्ट हैं। फिर भी मोदी गारंटी के चलते ये निश्चित है कि पुनः भाजपा की सरकार रिपीट करेगी। मैं शहडोल लोकसभा से हूँ और इसमें क्या है कि प्रत्याशी कांग्रेस का हो चाहे या बीजेपी का हो, विकास के नाम में तो कोई जीत गए तो लौट के ही नहीं झांके इधर। और अब जो विकास हो रहा है आज बीजेपी के सरकार में, तो अब उसमें तो जनता जो है उसकी लोकप्रिय हैं। इस वर्ष जो है बीजेपी में जो है हेमंत सिंह को भारी मतों से विजय बनाकर प्रचंड बहुमतों से जो है विजय बनाए। और इस बार लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है भाजपा कांग्रेस से दोनों प्रत्याशी हैं, पर भाजपा प्रत्याशी आगे है, जिसका कारण है कि भाजपा की केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की योजनाएं कहीं ना कहीं पब्लिक को प्रभावित किए हैं और एक तरह से देखा जा रहा मोदी लहर भी है। तो देखा आपने, इसी तरह से अगर आप भी अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, टीवी पर उस मैसेज को दिखाना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये नंबर, इस पर आप हमें व्हाट्सएप वीडियो कर सकते हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके मैसेज को इसी